नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बिहार की। सभी को मालूम है कि हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव हुए और 14 को रिजल्ट आ गया। और जो पार्टी जो 2020 के चुनाव में जिसके लगभग 75 सीटें थी, वो गिर के इस बार उसकी संख्या केवल 25 रहेगी, आरजेडी। और महागठबंधन का टोटल जो सीट आई हैं वो लगभग 35 सीट आई हैं। अब इसके पीछे कार्य क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, उसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अब अगर बिहार का इतिहास देखिए, आज के दिन भी बिहार सबसे पिछड़ा प्रदेश है। गरीबी देखो तो सबसे ज़्यादा, शिक्षा से संदर्भ में सबसे पीछे, स्वास्थ्य के संदर्भ में सबसे पीछे। फ्लड आते हैं तो बाढ़ ऐसे ही आती है तो गांव-गांव बह जाते हैं और कोई ख़ास सुधार हुआ नहीं। और जो बैकवर्ड कम्युनिटी है बिहार में, जो पिछड़े लोग हैं, बाकी लोग हैं, वही राज कर रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी का राज था, 2005 से लेकर अब तक नीतीश जी का राज था। और इस बीच कई चुनाव हुए। 2005 में नीतीश जी जीते, 2010 में असेंबली के चुनाव में नीतीश जी और बीजेपी साथ थे। फिर 2015 में जब चुनाव हुआ तो उस समय महागठबंधन साथ थे, हाँ, नीतीश जी और आरजेडी साथ थे। और फिर 2017 में नीतीश जी ने पलटी मार दी और वो बीजेपी के साथ चले गए। ये बिहार का इतिहास है। और उसके बाद 2020 में चुनाव हुए तो जो आरजेडी थी उसकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही और जैसे मैंने बताया उसके 75 सीटें आई। तो लबो-लबाव जो राजनीति में बड़ा फेरबदल आया। और इस फेरबदल का कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, कई लोग सवाल पूछ रहे हैं लेकिन कोई उत्तर साफ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ शंकाएं तो हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसलिए आज हम इस ऐसी शख्सियत के साथ हैं जो एक कम उम्र में हिंदुस्तान का इतिहास उन्होंने रचा है। वो है तेजस्वी यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आना। हमें मालूम है कि आप वैसे तो क्रिकेटर थे, शुरुआत अपने क्रिकेट से की और आप दिल्ली डेयर डेविल्स में भी टीम में शामिल भी थे। लेकिन वो आपका 2000 मेरे ख्याल 12 में आप 11-12 तक आप रहे, तो आपने फिर छोड़ दिया। उसने 2013 में आपने तय किया कि मैं राजनीति में आऊँगा। और 2015 में जब आप चुनाव लड़े तो आप मतलब कि तब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। 26 साल का था। 26 साल के थे। मेरे ख्याल हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं जी। और फिर दोबारा आप डिप्टी मिनिस्टर बने 2022 में। इस बीच में 2017 में नीतीश जी उस तरफ चले गए। उस समय लीडर ऑपोजिशन थे, वो भी सबसे दोनों एक्सपीरियंस रहा, सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी। और तभी भी सबसे युवा आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हिंदुस्तान के इतिहास में। तो बिहार में समझ लीजिए कि एक नई शख्सियत की लहर आई थी, मैं समझता हूँ। और बिहार का फ्यूचर आपके हाथ में है। मैं समझता हूँ हार जीत तो होती रहती है, लेकिन बिहार का फ्यूचर आपके हाथ में है। और अगले 5 साल बताएंगे कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे वो आपसे इस बात की चर्चा करेंगे कि 2020 में तो आपकी 75 सीटें आईं, तो ये कम होकर 25 कैसे हो गई? इसके कारण क्या है आपके हिसाब से? मेरे भी कुछ इसमें ख्याल है, मैं बाद में करूँगा। देखिए, ये बात तो कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर रहा। खास तौर पे बिहार की भी जनता से भी बात की जाए आज भी, तो उनको भी ये पच नहीं रहा बात। और मैं तो ये दावे के साथ भी कह रहा हूँ, जो बीजेपी के या जदयू के सत्ता पक्ष के जो विधायक भी चुनाव जीते हैं वो भी विश्वास नहीं कर रहे। अच्छा, देखिए, आपने जैसे पहले बिहार के बारे में जिक्र किया, बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार में कोई उद्योग कारखाना नहीं है।
सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और सबसे ज़्यादा पलायन है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में तो सबसे फिसड्डी राज्यों में से है। लेकिन बिहार की एक खूबी भी है कि बिहार देश का सबसे युवा प्रदेश भी है। तो तकरीबन 60% जो है युवा हैं। जो असल बिहार का जो मुद्दा पूरे चुनाव में था या कोई भी सर्वेज वगैरह भी दिखाई बेरोजगारी का था, तो बेरोजगारी का था। और पेपर लीक हो, बेरोजगारी हो, करप्शन हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो, शिक्षा की बात हो, पलायन की बात हो। बिहार में 3 कारणों से लोग बाहर जाते हैं: पढ़ाई, दवाई और कमाई। जी हाँ। ये 3 कारण हैं, मुख्य कारण हैं। लेकिन 20 साल नीतीश कुमार जी ने रूल किया और 11-12 साल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, डबल इंजन की सरकार, एक शुगर मिल चालू नहीं करा पाए। ठीक बात है। और कभी भी इन लोगों के ज़ुबान से बेरोजगारी, रोजगार या सकारात्मक बात, पॉजिटिव बातें बिहार के बारे में कभी भी इन्होंने नहीं कहा। अभी भी प्रधानमंत्री आए तो कट्टे और किसकी किसकी बातें उन्होंने की। लेकिन 2020 में सबसे पहले हमने ये घोषणा की थी कि अगर हम मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले कैबिनेट मीटिंग में पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। लोगों ने बढ़ चढ़ करके जो है हम लोगों को सपोर्ट किया और केवल डिफरेंस जो था 20 में वो 12,000 वोटों का था, हमारे अलायंस में और उनके अलायंस में। और सीटों की तुलना कीजिए तो 12-14 सीटों का फर्क, 12,000 बड़ा। तो बिलो 1000 वोट्स जो है हम कई सीटें जो हैं हारे हैं। और लेकिन जब हम 22 में दोबारा बने, आपका परसेंटेज 23% था उस समय भी। उस समय भी हाईएस्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हम लोगों था उस समय भी हाईएस्ट था। हाँ, तो उस समय 19 जो लोकसभा के बाद और उसमें लगभग 8 से 10% हम लोगों ने कवर किया था जी, अगर 19 की बात की जाए तो। लेकिन फिर अब दोबारा जब हम मुख्यमंत्री बने 22 में, तो हम लोगों ने पहला शर्त ही ये नीतीश जी के साथ था कि भाई एक तो कॉमनवेल्थ फोर्सेस को देश की गद्दी से हटाना है, दूसरा अगर हम आ रहे हैं तो 5 लाख नौकरियां या 10 लाख नौकरियों की कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, वरना लोग हमसे पूछेंगे कि सत्ता में आए तो क्या किया। और पहली बार आरजेडी ने नीतीश कुमार जी के साथ रहते हुए एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी लिया और वहाँ से तकरीबन हम लोगों ने कई नौकरियों जो है लगभग उस दौर में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन कराई। हमारे हटने के बाद भी पेपर लीक हुआ। तो मेन मेरा ये कहने का मतलब है कि बेरोजगारी जो था वो सबसे बड़ा मुद्दा था और लोगों ने बढ़ चढ़ करके, हम तो हर जगह कैंपेन गए, जो लोगों का जो गुस्सा जो सरकार के प्रति रहा, जिन लोगों ने लाठियां खाई, वो लोग नहीं चाहते थे कि एनडीए की सरकार जो है दोबारा बने। नया बिहार बनाना चाहते थे, ऐसा बिहार जो पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। लेकिन आपको एक शब्द में हम बता देंगे कि चुनाव में हुआ क्या। उस बात का जवाब नहीं आया कि क्यों आप समझते हो कि हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। मशीनरी जीती है। अच्छा, वो मशीनरी के कई पहलू हो सकते हैं। देखिए उसके मतलब जो चीज़ें जो उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा और ये लोग करेंगे, उन लोगों ने कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं इस चुनाव में करने से। आप देखिएगा जो भी योजनाएं, हमारा जो विजन था, सबसे पहली बार चुनाव में से पहले हमने अपना विजन रखा था कि पेंशन हम बढ़ाएंगे, माई बहन मान योजना भी लाएंगे। ये सारी चीज़ों को देखिएगा तो सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया और ये 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी पेंशन बढ़ाना है। जब हमने कहा तब इन लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट जो है किया। लेकिन चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के 10 दिन पहले
10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। यानी वैसे अलग अलग योजनाओं के तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है पूरे बिहार में लोग सीधे जो है बांटे गए। आप ये कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई है पूरे चुनाव में। लेकिन अभी भी ये बात नहीं समझ में आ तो रहा। फिर आप समझते हो कि ये इस पैसे की वजह से और इस सॉर्ट ऑफ जो राहत दी गई, मतलब एक तो जो 10,000 स्कीम है, जो 1,40,00,000 महिलाओं, किसानों को भी दिया गया, किसानों को भी दिया वृद्धा गया, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत भी दिया गया, और जीविका ये दीदियों को भी दिया गया, सबको दिया महिला रोजगार जो योजना है गया। जी हाँ, उसके हवाले जो है पैसे जो है जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उस दिन भी खाते में आ रहे हैं। जी हाँ, ये वो तो ठीक है। तो आप समझते हो कि इस वजह से लोग प्रभावित हुए? मेरे ख्याल से ये अगर आप देखेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग डेटाज हैं। हमारा वोट बढ़ा है, मतलब हमें थोड़ा सा हमारा 23% आपका परसेंटेज वही रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी है। लगभग 32 लाख वोट हमारा बढ़ा है जी हाँ, पिछले चुनाव के मुकाबले। जी हाँ, जी हाँ, तो बढ़ा है तो मतलब हमको औरों का भी वोट मिला है, सबका वोट मिला जी हाँ, जी है। यानी अगर पूरी गठबंधन की बात की जाए तो 1,90,00,000 वोट हम लोगों को जो है मिले हैं। जी हाँ। अब ये बात ये समझ में आ रहा है कि भाई डेटा अगर आप देखें तो बैलेट में जो पोस्टल बैलेट जो वोटिंग वो होती है, उसके बाद में अभी चर्चा करेंगे। जी। बट वोट आपका बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, वोट बढ़ा है एकदम। इसमें शक नहीं। आपका परसेंटेज भी 23% रहा है और बीजेपी का लगभग मेरा ख्याल 20% है और नीतीश बाबू का थोड़ा 18% है। वो तो हमें मालूम है, लेकिन अगर उनका मिला लिया जाए तो उनकी जो परसेंटेज है आपसे कहीं ज़्यादा है। तो लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, आप 23% रहे, बाकी लोगों से आपको वोट नहीं मिले। ये एक विषय हो सकता है और जिस पे चर्चा हो सकती है। बट ये भी एक है ना कि 20 साल पुरानी जो सरकार है वो भी ठीक है आपकी बात। और उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है 16% वोट उनको बचाने के लिए नहीं पड़ रहे हैं। कभी भी अगर देखा गया है, अगर वोट की परसेंटेजेस बढ़े हैं तो वो बदलाव के लिए जैसे वोट पड़े हैं। बट अब बात पोस्टल बैलेट पे आती है। देखिए, जो पोस्टल बैलेट होते हैं वो उन्हीं लोगों के होते हैं जो सरकारी नौकरियों में हो, ठीक है ना। कोई शिक्षक इंस्पेक्टर होते हो, हैं, शिक्षक होते जो हैं, सर्विस में या होते सर्विस हैं, के लोग होते हैं, जो ऑन आर्मी ड्यूटी ऑन इलेक्शन ड्यूटी में लगना ठीक है होता ना। तो उनके और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। जी। तो मैं देख रहा था, यहाँ आंकड़ा देख रहा था कि अगर वहाँ देखा जाए तो शुरुआत में जो पोस्टल बैलेट के वोट पड़े हैं वो लगभग समझ लीजिए सबसे ज़्यादा आपको पड़े हैं। और उसको अगर हम कंस्टिट्यूएंसी में बदलाव लाएं तो 243 कंस्टिट्यूएंसीज में से 143 कंस्टिट्यूएंसी में आप लीड कर रहे हो जी। और 94 कंस्टिट्यूएंसी में एनडीए लीड कर रहा है और अदर्स 6। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बदलाव चाहते थे, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं जो आपके साथ थे, ये नतीजा ये बतलाता है कि वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये तो एक अद्भुत सी बात है। नहीं, मेरे ख्याल से बदलाव सब चाहते थे। अगर आप देखें तो ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। तो आप समझते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? देखिए, कोई वैसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो हैं उन्होंने अपना काम किया। अच्छा, ठीक है, अभी सामने एग्जैक्टली नहीं आ पा रहे कि क्या हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर पर्दाफाश होगा। आप देखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन पूरी बेईमानी के मोड में थी। इलेक्शन कमिश्नर जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये अमेंडमेंट भी आया बिल में। क्यों चेंज किया गया? यानी आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो। आप देखिएगा सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग तो थी 45 दिन का कर दिया गया। क्या कारण था इसका? इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस की जो डेट, ठीक योजना के पैसे मिलने के 3 घंटे बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया। जितने भी हमारी शंकाएं थी, कन्फ्यूजन जो था, कभी भी इलेक्शन कमिश्नर ने इसको क्लियर नहीं किया। हमारी जितनी शिकायतें थी
उसको नहीं सुना गया। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उत्तर प्रदेश से भी शिकायतें आए, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। हरियाणा से आए तो हर नज़रअंदाज, जगह। महाराष्ट्र से आए तो नज़र, तो वो तो बड़ा इक्वालिटी में है, वो मतलब कि वो सामान्य तरीके से आप ये कह सकते हैं बिहार चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, कौन से चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड थी? किसी में नहीं होता। तो ये जो हालत जो बन रहे हैं, तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, सब कुछ फिक्स्ड है। चलिए, आपको मैं एक आंकड़ा जो मेरे पास है वो आपको बताता हूँ, आपकी राय भी चाहता हूँ मैं, कि अगर जब असेंबली का इलेक्शन होता है, उससे पहले पार्लियामेंट होता है, फिर असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो वोटों का अंतर होता है, हाँ, वो लगभग 3 से 6% तक बढ़ता है जी। और ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि हरियाणा में हुआ 24 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और फिर असेंबली का जब इलेक्शन हुआ तो जो वेट परसेंटेज जो बढ़ा वो केवल 6.2%, और झारखंड में भी वोट बढ़ा 3.5%, और महाराष्ट्र में बढ़ा 12.2%, और बिहार में बढ़ा 15.6%। मतलब कि 6 महीने के अंदर 15.6% की बढ़ोतरी हुई पॉपुलेशन में। ये कैसे हो सकता है? ये इसका मतलब ये हुआ कि किसी तरीके से वोटों की संख्या बढ़ाई गई। आपको हम ये बताना चाहेंगे, पहले वोट पड़ते थे बैलेट से भी, तो शाम तक बता देते थे इलेक्शन कमीशन कि इतने परसेंटेज वोटिंग पड़ी है, इतने महिलाओं ने दिए, इतने पुरुषों ने दिए। इस बार तो महिला पुरुष का बताया ही नहीं, और उस दिन नहीं 2 दिन तक तो इन लोगों ने वोटिंग ही परसेंटेजेस नहीं बताया कि कितने वोट पड़े हैं एक्चुअली में। मेरे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, फिर भी बेशर्मी इतनी कि जो दूसरा फेज का चुनाव खत्म हुआ उसके साथ इन लोगों ने इकट्ठे दिया। तो ये छुपाने वाली बात मेरे को पची नहीं। अब हमको ये लगता है कि ये वोट बढ़ाने की जो एक बड़ी साजिश है, वोट बढ़ाना ये मतलब मशीन बढ़ाओ। मशीन कैसे बढ़ेगा? तो बूथ की संख्या बढ़ा दो। तो ये पूरा खेल जो है, बूथों को बढ़ाया गया। बूथ बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से मशीनें बढ़ेंगी, मशीनें बढ़ेंगी तो इनकी जो अभी तो हम कोई ऐसा एविडेंस नहीं ला सकते, बट आई कैन सेंस इट कि कुछ गड़बड़ है, कि कुछ ना कुछ ये लोग करते हैं। अगर आप एक बूथ पे भी अगर 20 वोट मैनेज कर लो तो उसकी बड़ी संख्या हो जाती है। और इस बार हम लोगों ने कई सीटें जो हैं बहुत कम कम मार्जिन से भी हम लोग हारे हैं। तो लेकिन जो नतीजा जो आया, 200 से भी ऊपर सीटें एनडीए को आ रही हैं, ये कोई भी या महाराष्ट्र का हो, इसको कोई बाय नहीं कर सकता। सर्वेज भी होते हैं, सैंपल्स भी आते हैं, तो आप देखिएगा जितना बड़ा आपका जो वोट पड़े हैं आपके इस बैलेट में, उतने कितनी बड़ी एजेंसी हो उससे ज़्यादा तो यही तो मैं कह रहा हूँ, जो पोस्टल बैलेट से जो वोट हैं वो 1,77,000 लगभग, और जो सर्वे होता है लगभग वो 40,000 45,000 मैक्सिमम का सर्वे होता है। तो अगर सर्वे कहता था, सर्वे भी यही नहीं कह रहे थे कि इनकी 202 सीटें आएंगी 243 में, ये सर्वे भी नहीं कह रहा था। लेकिन अगर आपका सैंपल पोस्टल बैलेट पर 1,77,000 है, जो सर्वे जो करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, तो नतीजे हैं वो उस तरीके से आए क्यों नहीं। और इस पे बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपको बड़ी शंकाएं हैं कि किसी तरीके से ये मैनेज हुआ है। मतलब आप अगर बिहार देखें तो एक बड़ा प्रदेश है, सीमांचल का इलाका है, मगध का इलाका है, चंपारण का इलाका है, पूर्वांचल इलाका है, कोसी का इलाका है, तो वहाँ तो हर जगह एक ही पैटर्न से सीमांचल तो ओवैसी साहब ने आपको बोला, तो देखिए वो वहाँ भी अभी काफ़ी चीज़ें जो हैं, डेटा आएगा उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। लेकिन वो भी पोजीशन वहाँ बहुत बढ़िया था हम लोगों का, जो ग्राउंड जो रियलिटी थी, बहुत सब लोग एक पक्ष में जो है। तो पिछली बार तो आप लोगों को बहुत सीटें आई थी उस तरफ से, वहाँ से नहीं, वहाँ से भी हमेशा आता रहा। खैर जो भी बातें हैं, सीट तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा चुनाव जो है बड़ी बेईमानी हुई है, और जैसे हमने पहले भी कहा कि मशीनरी की जीत हुई है। तो मशीनरी, बिहार में जब चुनाव तो इकलौता राज्य होता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो मैंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
और शायद आपने देखी भी हो कि हरियाणा से कुछ स्पेशल ट्रेन चली थी। स्पेशल। तो जो सवाल उठाए गए कि भाई आप स्पेशल ट्रेन क्यों चला रहे हो, क्योंकि सीधे वो बिहार जा रही थी, हरियाणा से बिहार जा रही थी। तो चुनाव आयोग ने ये बताया और रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया, और जब हमने सवाल उठाया कि भाई ये ऐसा है कि ये सडन अनशेड्यूल्ड जब रश हो जाता है तो फिर हम अनशेड्यूल्ड ट्रेन चलाते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। तो जो चुनाव जो था, आपको मालूम है कि 6 तारीख का चुनाव था और छठ पूजा 28 को ख़त्म हो गई थी, अक्टूबर को, ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि छठ की वजह से, फिर हमने सवाल उठाया कि भाई छठ तो 28 को ख़त्म हो गई, लेकिन ट्रेन तो 3 तारीख को चली, 3 नवंबर को चली। Exactly. और उसमें जो वीडियो दिखाया गया उसमें लोगों ने ये कहा कि सैनी साहब ने हमें हरियाणा से भेजा है बीजेपी को वोट करने के लिए, और वो वीडियो हैं, चुनाव आयोग के पास वो वीडियो हैं, हमने उसको पब्लिकली डिस्प्ले किया। और ऐसी ट्रेन 4 चली, हर ट्रेन में 1500 लोग थे, मतलब कि 6000 लोग हरियाणा से बिहार जा रहे हैं। और खर्चा सरकार बीजेपी कर रही थी, ये भी उन्होंने कहा कि बीजेपी खर्चा कर रही है, हमें पैसा उन्होंने दिया है और हम वोट बीजेपी को करने जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग के सामने प्रूफ था। ना रेलवे मिनिस्ट्री ने कुछ उसके बाद कहा, ना चुनाव आयोग। अगर एक ही जगह से ऐसी ट्रेन चली हो तो मालूम नहीं कितनी जगह से कितनी ट्रेन चली। छठ में रेलवे मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएंगे। अब पता नहीं डेटा कहाँ से लाते, 14,000 तो ट्रेन ही है पूरे देश में। अच्छा। और 12,000 जो है उन्होंने घोषणा की थी छठ में स्पेशल जो है वो ट्रेनें चलेंगी, और चली नहीं। लोग जो हैं टॉयलेट में ठूस ठूस करके आए, वो भी वीडियो है। अच्छा। और ये ठीक चुनाव से पहले ये ट्रेन जो है, जैसे आपने कहा, वो एकदम सत्य बात है। और केवल एक शहरों से ही नहीं, यही तो ना, कहीं से भी, बॉम्बे से, साउथ से, आपका कई जगहों से, नॉर्थ ईस्ट से, जहाँ भी बीजेपी की सरकार रही है वहाँ वहाँ ये काम जो है किया गया। तो इन लोगों ने किया है। अब बाकायदा उनको भाजपा का पट्टा दे करके, जी हाँ, खुद भाजपा के नेताओं ने कहा कि हमने टिकट कटवाया, पार्टी ने कटवाया है, लौटने का भी कटवाया है। चलिए मान लीजिए कि इतने लोग बाहर से आए, तो या तो खुद बीजेपी के लोग थे या पलायन की वजह से वो बिहार के वोटर थे। दो ही बातें हो सकती हैं ना। तो अगर तो पलायन की वजह से बिहार के वोटर थे तो आके उन्होंने वोट किया। देखिए, और अगर बीजेपी के वर्कर थे तो बहुत ही गंभीर बात है। ये तो है। लेकिन आप ये बताइए कपिल सर कि जो लोग बाहर पलायन करने गए हैं, वो लोग आकर के बिहार में इसलिए वोट देगा ना कि क्योंकि हमको बिहार छोड़ के ना जाना पड़े अगली बार से, या इसके लिए वोट देगा कि इनकी वजह से वो बाहर गए। जो भी मजदूर, जो भी पढ़ाई के लिए या दवाई के लिए, कमाई के लिए अगर बाहर जा रहा है, अगर वो वोट करने आता है तो वो बदलाव के लिए वोट करेगा, ताकि पलायन रुके, बेरोजगारी खत्म हो, उनको अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी चिकित्सा मिले। ये तो बात सही है। लॉजिक समझ इसमें में और आया। मुद्दा है, इसमें और मुद्दा है कि अगर तो वो बिहारी है जो यहाँ वोट करने आ रहा है तो पहले वो छठ पे आएगा, छठ पे आएगा ना, छठ पे, तब तक तो वो वहीं होगा। एग्जैक्टली। तो ये ट्रेन तो 3 तारीख चल रही है। देखिए, दिवाली से लोगों का आना शुरू हो इसका जाता मतलब ये तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये छठ पूजा के लिए तो नहीं आ रहे थे। ये तो 3 तारीख को ट्रेन चली, मतलब कि छठ पे नहीं आए वो, है। दिवाली सारा लोग का शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर 3 तारीख को जब चली तो इसीलिए आए थे कि भाई, और वो कह रहे हैं बीजेपी को वोट करने आए थे, और चुनाव आयोग चुप है। तो इसका मतलब कि एक साझेदारी है। आपके हिसाब से क्या ये साझेदारी है, जैसे आपने कहा, चुनाव आयोग की, भाजपा की और सत्ता पक्ष के लोगों की, सबकी साझेदारी है? जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सब आज के दिन में कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। ये बात हम लोगों ने बार बार हर जगह कहा है। अल्टीमेटली ये देश पे लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। आरएसएस का एजेंडा ये लोग जो है लागू करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी को एकदम ख़त्म करके संविधान को बदलना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग कहते हैं कि प्रदेशों पे
अगर ये हावी हो जाएं और अगर इनकी सरकारें बन जाएं तो निश्चित रूप से इनको 2/3 बहुमत मिलेगी ताकि संविधान बदल सके, और संविधान बदल लेंगे तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक और बात पे हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं, वो है SIR पे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो इन्होंने तय किया कि हम करेंगे। तो आपको मालूम है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसा रिवीजन होता है जो नए तरीके से वोटर की जानकारी पता चले, मतलब पुराने लिस्ट को अलग करके नया लिस्ट बनाया जाए। और उसके लिए आप हाउस टू हाउस सर्वे आपको करना पड़ता है, लेकिन इन्होंने वो तो किया नहीं। इन्होंने एक इनोमिनेशन फॉर्म दे दिया और कहिए कि आप इसमें भर दीजिए, और जो जिसके इलेक्टोरल रोल में 2003 के इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है उसको भी भरना पड़ेगा। अगर नहीं भरेगा तो फिर उसका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और उसको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम आए। ठीक है ना? तो ये विरोध हम वकीलों ने भी किया, कोर्ट ने सुनवाई भी की और अभी बात चल भी रही है। तो इससे हुआ क्या कि कई लोगों के नाम, लाखों लोगों के नाम कटे भी गए, और किसके नाम कटे इसकी जानकारी अभी आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है। और जानकारी कैसे मिले वो तो वक्त लगेगा। इस बीच तो नई सरकार बन गई, तो ये भी एक और तरीका था कि 2 महीने में इसको कराओ, और सभी को मालूम है कि 2 महीने में ये हो नहीं सकता। तो ये भी एक साझेदारी थी आपके हिसाब से? आपको याद है जब ये अनाउंस किया गया कि बिहार में SIR जो है लागू की जाएगी, उसके 2 दिन बाद ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि फरवरी में लिस्ट आया हुआ था और एक सामान्य प्रक्रिया है। जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम काटा जाता है, जो 18 साल के ऊपर होते हैं उनका जुड़वाने का वो सालों पर चलता है, कोई ऐसा नहीं कि नया कोई बात है। फरवरी में एक लिस्ट आई हुई थी, और फरवरी और SIR का जो लिस्ट में जो डिफरेंसेस आप देखेंगे, मरे हुए लोगों का या अनट्रेसेबल लोगों का या डुप्लीकेसी की बात अगर की जाए तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस था। आप तो सर केस लड़े, यू नो एवरीथिंग, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन ये था कि भाई उस दौरान SIR आप कर रहे हैं जब बिहार में फ्लड है। जो अपना जान बचाएगा, जो अपना घर बचाएगा, कि वो डॉक्यूमेंट जमा कराता चलेगा ब्लॉक ऑफिस। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो सवाल तो एक तो टाइमिंग को लेके था, अगर आपको कराना था तो आप लोकसभा के बाद ही ये प्रक्रिया चालू कर देते हैं। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे बात जो खटक के आई, कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी बिहार के लोगों को, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। आप कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को लूप में ले लेते, डिस्कस कर लेते, और हम लोग भी सहयोग करते हैं। नहीं, 2 महीने में ऐसे की इतनी गहराई से कभी हो ही नहीं सकती। बिहार में ऐसे डॉक्यूमेंट जो SIR के लिए जो 11-12 जो डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे थे 11-12, वो आप समझिए कि उनके पास है ही नहीं। कैसे होंगे? जो गरीब हैं। हाँ, वो कैसे होगा? गरीब के पास तो पासपोर्ट होगा नहीं। और जो गरीब आदमी है जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है तो उसका पेंशन का कोई वो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। आप लोगों ने लड़ाई लड़ी तो कम से कम आधार कार्ड जो इंक्लूड हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 1919 में और 1935 में जो एक्ट बने, 1919 एक्ट और 1935, 1935 में, उसमें ये कहा गया कि इन लोगों को वोट देने का हक है। वो कौन लोग थे? जो सरकारी नौकरी में हैं, जिनको पेंशन मिलती है। और कौन लोग थे? जिनके पास घर है, मकान है। तो जो मतलब के एलिटिस्ट लोग थे, जिनके पास दस्तावेज थे, उन्हीं को वोट देने का हक था। तो ये इन्होंने जब कहा कि आधार को हम नहीं मानेंगे, और ये जो उन्होंने कैटेगरीज दी कि पासपोर्ट वाले लोग, पासपोर्ट वाले तो वही लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जिनके पास पैसा है। फिर पेंशन वाले लोग जो नौकरी में हैं। इंटरेस्टिंगली आधार को पहले लिंक किया गया था, इलेक्शन कमिशन ने किया था। आई नो दैट, डुप्लीकेसी, बट अभी तो विरोध कर रहे थे ना कि आधार फिर बाद में आधार भी मानते नहीं है। मतलब कि जो प्रक्रिया इंडिपेंडेंस से पहले चली आ रही थी कि किन किन लोगों को हक है वोट करने का, वही इंडिपेंडेंस के बाद बिहार में 2025 में हो रहा था। हमने विरोध किया कि बिल्कुल गलत है
ये इंक्लूसिव होना चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया होना चाहिए कि जितने वोटर ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। क्योंकि आपको मालूम है, जब गृह मंत्री जी बिहार में पहली बार गए तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो, रिवीजन हो, ताकि जो घुसपैठिए हैं एग्जैक्टली जो आए हैं बिहार में उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए कि इसी एक घुसपैठिए का आपका नाम पता चला? वो तो इलेक्शन कमीशन ने कहीं कैटेगरी में भी नहीं रखा था, नहीं रखा ना। तो और ये ना ही फिर कुछ था। आप देखिए कि इससे पहले भी झारखंड का चुनाव हुआ, जी हाँ, वहां भी घुसपैठिया ही मुद्दा उठाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वहां क्या खत्म हो गए? हाँ, अब अमित शाह मोदी जी का ध्यान उधर नहीं जा रहा। करेक्ट। अब बिहार में चुनाव है तो घुसपैठियों की बात की जा रही है। और आश्चर्य लगता है हमको कि इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करता है तब उसमें इसका जिक्र नहीं है, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री वहां जाके घुसपैठिया की बात कर रहे हैं। अभी भी शुरू कर दिया अगर आया है घुसपैठिया तो आपकी 11 साल से सरकार है, बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहे हैं आप लोग? फिर सवाल तो ये अपने ऊपर खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इनका तो पुराना ओल्ड फॉर्मूला है, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज़ों का था कि आप हिंदू मुसलमान करो, नफ़रत की भाषा इस्तेमाल करो, आप जो है लोगों में, समाज में तनाव का वातावरण पैदा करो। जो मूल प्रश्न है, जो एजेंडा है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें, ये सब अलग करो और हिंदू मुसलमान का माहौल बनाओ। और इसमें आज की जो गोदी मीडिया जो है, 70% हिंदू और मुसलमान पे इनका डेली एजेंडा, और इनका डेली जो शाम में जो प्रोग्राम कराते हैं 70% इस पे रहता है। कभी पढ़ाई के बारे में नहीं, देश के तरक्की के बारे में नहीं, गरीबी के बारे में नहीं। आजकल प्रश्न सरकार से नहीं पूछे जा रहे, विपक्ष के लोगों से पूछे जा रहे हैं, और कार्रवाई भी हो रही है तो विपक्ष के लोगों पर। अभी तो मैं समझता हूँ कि ये एक नया मॉडल है चुनाव जीतने का, जिसको हम कह सकते हैं नीतीश मॉडल। वो मॉडल क्या है कि 24 जून से लेकर आप अपने सारी जो आपकी जो राहत देने वाली प्लान्स हैं वो अनाउंस कर दो आप, और लोगों को पैसा देते जाओ, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग का हो, ग्रामीण विकास विभाग का हो, श्रम संसाधन विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, कृषि विभाग का हो, खाद्य उपभोक्ता विभाग का हो। मतलब कि सारे लगभग जो भी कर सकते हैं इन्होंने कर दिए। जैसे आपने कहा कि 40,000 करोड़ के इन्होंने राहत दी। और वेरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 3 अक्टूबर 2025 में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग में इन्होंने एक अजीब गजब सा इन्होंने फैसला लिया। वो ये है कि जो ANM का मानदेय 11,500 से बढ़कर 15,000 कर दिया, और शिक्षा सेवक तालीमी मरकज 340 से बढ़कर 12,000 कर दिया। अलग से सहायता ऋषि 10,000, मतलब कि जो 340 से 12,000, सहायता ऋषि 10,000। अगर ये घूस नहीं है, और ये किस दिन हुआ? ये 3 अक्टूबर को हुआ, और आपका चुनाव 6 अक्टूबर को है। और इस बीच ये पैसा आता रहा। 20 साल से इनको कुछ नहीं करना था। हाँ, इनके तरफ लेकिन नीतीश मॉडल ये हुआ कि आप 5 साल कुछ ना करो या 20 साल कुछ ना करो, और 3 महीने पहले ये सारी पैसे बांट दो, और अपनी ये 10,000 स्कीम से लोगों की महिलाओं इस बार 10,000 बांटा, अगली बार 20,000 दो। तो मतलब कि ये इस मॉडल से देश चलेगा आपके हिसाब से? देखिए, ये तो अद्भुत है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि पहले सामाजिक न्याय का दौर था, अब आर्थिक न्याय का दौर है। तो आर्थिक न्याय का दौर में आप नौकरी की व्यवस्था करिए, आप कारखाने लगाइए, उद्योग लगाइए, शुगर मिल चालू कराइए, पेपर मिल, जूट उसके लिए तो पैसा नहीं है ना, उसके लिए तो पैसा ही नहीं। वो करना ही नहीं है इनको। ये वो तो कहते थे कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो फिर लोग बाहर से जाकर कमाई कैसे लेंगे। पहली बार प्रधानमंत्री गए थे मोतिहारी, तो बोले यहाँ की चीनी का मिल हम चालू कराएंगे और उसी चीनी का चाय पियेंगे। 11 साल हो गया, पता नहीं। अगर प्रधानमंत्री अपने पुराने भाषणों को देखे तो उनको शर्म आना चाहिए बिहार आने में, जो बातें उन्होंने की है। तो अब पूरा सिस्टम आप देखिएगा, कोई जैसे पहले भी हमने कहा कि
पूरे देश में ही अब ऑपोजिशन के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह गया। इलेक्शन कमीशन उनके साथ है, मीडिया उनके साथ है, पूंजीपति उनके साथ है, सारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस उनके साथ हैं, जितने अधिकारी जो हैं। अब इसका यही मतलब है ना कि भाई आपने 10,000 आपने एक रिश्वत के तौर पे दिया वोट लेने के लिए, अब 5 साल ये भ्रष्ट अधिकारी और नेता जो भ्रष्ट हैं वो अब रिश्वत लेंगे। सही बात है, यही होना है। भ्रष्टाचार आप सीएजी की रिपोर्ट में आप देखिए 71,000 करोड़ का कोई हिसाब किताब नहीं है, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कितने बार हमने सदन तो में, चुनाव जीतना, मीडिया में इस बातों को हम लोगों ने उठाया। मीडिया कुछ जो नहीं सृजन घोटाला हुआ, ऐसा घोटाला पूरे देश में नहीं हुआ है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सरकार का खजाना सरकार के पास ही रहता है, सरकार के खाते में रहता है। ये सरकार का पैसा एक एनजीओ जो नकली बैंक बना करके रह रही थी उसके खाते में था। अच्छा, और जब सरकार को जरूरत पड़ती थी तो उससे ये लोग लेकर के पैसा वो करते थे। लेकिन उस घोटाले का भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। नहीं, वो तो घोटाले का तो, क्योंकि ऐसा है ना कि भाई जो इनके पक्ष में है उनके तो कार्रवाई तो होगी नहीं। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2027 में है ना, हाँ, है ना, 2027 में, अभी टाइम है, वो अभी तो 2025, पहले बंगाल का फिर ठीक है ना। तो उसका जो इंटेंसिव रिवीजन है वो अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लिए तो अभी आपको 6 महीने 8 महीने भी आप कर सकते हो, तो उसका आप 2 महीने में क्यों कर रहे हो? इसके पीछे तो कुछ होगा नहीं, कुछ सोच ना होगी कुछ ना ये लोग कि जल्द से जल्द किया जाए। नए नए चीज़ें जो हैं ये लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, कर रहे होंगे। लेकिन ये जो हिंदी बेल्ट जो है ये इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। यूपी, बिहार और आपका बंगाल का जो इलाका है, ये बिहार में आज तक भाजपा अपने बल पे नहीं आई है, तो बिहार तो इनके लिए एकदम टारगेट था ही था। जी हाँ, तो इन्होंने जो करना था वो किया। अभी अगला बंगाल है, बंगाल में भी इसकी जो है शुरुआत की जाएगी। वहाँ तो जो घुसपैठियों की बात तो और जोर शोर से की जाएगी, बिल्कुल, और कम्युनलाइज करेंगे लोग चुनाव को। नहीं, बट वहाँ तो प्रॉब्लम थोड़ी और है ना कि जो बांग्लादेश से लोग आए हैं वो तो हिंदू लोग हैं ना, मुस्लिम तो नहीं आए ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तभी तो ममता जी ने ये बात कही है। लेकिन इस बात को छोड़िए, एक और बात जो आई थिंक जनता को मालूम भी है, चुनाव आयोग को भी मालूम है, कि जब ये पत्रकार लोग वहाँ जा रहे थे, वहाँ जब बीएलओ से बातें हो रही थी, तो बीएलओ तो खुद ब खुद इन्यूमरेशन फॉर्म बिना हस्ताक्षर के, तो आपके वो जो पत्रकार जो हैं, हाँ करेक्ट, उन्होंने हजारों ऐसे वीडियो दिखाए उन्होंने, हजारों वीडियो दिखाए, और उसमें ये दिखाने पे उन पे मुकदमा भी हुआ। हाँ करेक्ट, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। तो मतलब कि बीएलओ अपनी तरफ से जो मर्जी कर रहा था। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक मिलिट्री का आदमी, आर्मी का आदमी पटना में आया, उसने अपनी बीवी से बोला कि चलिए जाकर हम अपना एन्यूमरेशन फॉर्म देते हैं। बीएलओ के पास गया, ये भी रिकॉर्डेड है, और बीएलओ कहता साहब हमने तो आपका फॉर्म दे दिया। उसने बोला कैसा दिया? इसलिए हमने दस्तखत कर दिए। तो आपने कैसे किए मेरे दस्तखत? हमने कर दिए। तो उसने बोला अच्छा फिर हम हल्फिया बयान लिखाओ। तो उसने हल्फिया बयान लिखाया, और वो दस्तावेज अभी वीडियो में हैं। तो ऐसी ऐसी बातें तो हो रही बहुत हो रही थी। और इस और पे आपको मतलब भी कि पता है, ना कोर्ट का ही कोर्ट कार्रवाई। में जो राघोपुर के जिन लोगों को मृत घोषित कर दिया गया जी था, हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने जो 10-12 लोग कोर्ट थे में उनको पेश हम लोगों किए। ने भेजा था, आप लोग सब लोगों के पेश सामने। किए गए। तो ये तो स्थिति थी। फिर भी इतना हंगामा हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है, एक बार भी इलेक्शन कमिश्नर सामने आके डाउट या कंफ्यूजन जो है क्लेम नहीं। चलिए ये तो हो गई डाउट की बात। अब थोड़ा मुश्किल सवाल भी, आपका जो महागठबंधन, इसमें भी बड़ी लोगों को दुख था कि एक स्तर से बात नहीं हो रही, और आपकी सीट की जो होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, वो आखिर तक आप लोग झगड़ा कर रहे थे। तो क्या प्रॉब्लम क्या थी? देखिए तो झगड़ा, इससे भी बड़ा अच्छा मैसेज नहीं गया। देखिए मेरा साफ मानना ये रहता है, विनेबिलिटी देखनी होती है। विनेबिलिटी को ही देखते हुए आप डिसीजन लीजिए। अगर आप एक जगह मजबूत है, आप वहाँ लड़िए। हम जहाँ मजबूत होंगे हम लड़ेंगे।
लेकिन हर पार्टियां चाहती हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो लोग लड़ें, और ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और जो महागठबंधन जो बिहार में बेसिकली आप देखें तो वहाँ 6-7 पार्टियां थी, जी हाँ। नंबर भी ह्यूज थे, वो भी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। 3-4 पार्टी यहाँ चाहती थी भाई एक सीट पे, आपको उनका भी शुरुआत इंटरेस्ट था। पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि नहीं, आखिर तक क्यों छोड़ा आप लोगों हम ने? लोगों ने बाकायदा हर चीज़ की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ जो सीटें, जो 8-10 जो सीटें थी, वो फ्रेंडली फाइट में भी थोड़ी वो प्रॉब्लम आ गई। फ्रेंडली फाइट हम लोग जो है वो हम लोग लड़े। हालांकि ये तो हर दूसरी तरफ एनडीए में भी बहुत ही इसकी खिचपिच हुई। उनके लीडर्स ने तो खुल करके ट्वीट भी किया कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये भी क्या, लेकिन लोग साथ में थे। फिर अल्टीमेटली ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा फिर भी ये है कि अगर हम बैलेट में 143 सीट जीत रहे हैं तो मशीन में जाकर के वो ट्रेंड कैसे चेंज हो जाना, उल्टा ऑपोजिट कैसे हो जाना। मतलब पढ़े लिखे लोग आपको वोट दे रहे हैं तो गरीब लोग आपसे मतलब कि नाराज हैं, यही हुआ ना? सबसे ज़्यादा सरकार में तो गरीब परेशान है, जी हाँ। लाचार है। शराबबंदी के नाम पे आपको हम बताना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग डेटा है, 9 लाख जो है मुकदमे हुए हैं, 9 लाख में से लगभग 14 लाख लोग जेल में हैं, और 99% शेड्यूल्ड कास्ट ईबीसी कम्युनिटी के लोग हैं। जी हाँ, करेक्ट, ये बात सही है आपकी। तो इतने लोग परेशान हैं। आप अगर 14 लाख लोग जेल में हैं तो इक्वल अगर 5 से गुना कीजिए, अगर इस कम्युनिटी के लोग भी जो भोगी रहा है इनका, वो भी जाकर इनको कैसे वोट देगा? चलो दूसरा मुश्किल सवाल वो ये है, ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि जब प्रचार हो रहा था तो लोग कह रहे थे कि हम वो वापस जंगल राज नहीं लाना चाहते, ये कह रहे थे लोग। हाँ, मतलब कि वो देखिए, वो तो शुरू से कभी भी केवल जंगल राज मतलब कि और परिवारवाद। हाँ, उनको पासवान जी के परिवार, चिराग हैं, उनके जीजा जी हैं, एक जीजा जी आयोग में हैं, उनके सब लोग जो हैं चाचा से लेकर के सब लोग जो हैं वो तो बड़े काबिल लोग हैं ना। वो तो मांझी जी के परिवार। इंटरेस्टिंगली आपको हम बता देते हैं, अभी ओथ हुआ बिहार में मंत्रियों का, जो ना एमएलसी है ना एमएलए है, वो ओथ ले रहा है। भाई वो कौन है? तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा है। अच्छा। पत्नी एमएलए है, बेटा चुनाव लड़ा नहीं, ना एमएलसी है, फिर भी मंत्री बनाया गया। तो अगर आप देखेंगे तो 60-70% मंत्रिमंडल जो उनका परिवारवादी है। और जितने लोग जीत करके आए हैं, भाजपा ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की है, केवल परिवार के लोगों को की है। और आप लीडर उभर के आए हैं और आप पे ऊपर आरोप परिवारवाद का। मेरे अलावा तो और कोई परिवार का कोई लोग व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा इस बार। जी हाँ, केवल हम ही लड़े। खैर वो भी बात नहीं है, लेकिन आप देखिएगा, जंगल राज की बात करते हैं तो देयर हैज़ टू बी सम बेस, है ना। अगर हम डिबेट करें तो आप आंकड़ों से डिबेट कर सकते हैं, इफ़ यू हैव डेटा। तो एनसीआरबी के जो डेटा कहते हैं कि 2005 से लगातार जो है क्राइम बढ़े, 70,000 तो 20 सालों में हत्याएं हुई हैं। नहीं, अगर जंगल राज था, चलिए मान भी दीजिए जंगल राज था, तो 2020 में आपको 75 सीटें कैसे मिली? हमेशा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहा। ठीक है ना, तो अगर तब भी तो जंगल राज था, ऐसा तो नहीं कि 2025 में ही जंगल राज रहा, 2020 में भी था। देन फिर आपको 75 सीटें कैसे मिली? ये देखिए, जनता ये बाय नहीं करती है, ये जंगल राज, ये वो, ये बेकार की बात है। हम भी सरकार में थे ना, हम भी मुख्यमंत्री बने, कौन सा ऐसा माहौल खराब हो गया कि महिलाएं घर से नहीं निकलती थी? सही बात है। हम भी राज्य के 5-5 पोर्टफोलियो था मेरे पास। आप ठीक ठाक थे, उनके साथ आप सरकार चला रहे थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कोई जब मेरे पे केस मुकदमा था तो नीतीश जी ने कहा कि इस पे फर्जी केस है। करेक्ट, बट 2017 में आपका लैंड फॉर जॉब्स आपके खिलाफ हो गया, जब उन्होंने पलटी मार दी। बिहार में पलटी बोलते हैं, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, तो बिहारी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। उन्होंने जब पलटी मारी तो तुरंत आपके खिलाफ केस हो गया, लैंड फॉर जॉब्स। फिर कोई उसके बाद कुछ नहीं हुआ। एक बार दोबारा जब हुआ तो फिर वही केस पे कोर्ट कहने लगा कि आप आइए, आप हाजिरी भरिए, जब चुनाव था। ये तीनों केसेस इंक्वायर्ड होकर के क्लोज हो चुके हैं।
फिर भी बार बार ये किया जा रहा है। देखिए ठीक है, तंग कर सकते हैं, और क्या, मशीनरी का मतलब कि दुरुपयोग कर सकते अदालतों का इस्तेमाल करो, पैसे का इस्तेमाल करो, हाँ, और मतलब कि हैं। ब्यूरोक्रेसी भी आप और अपने हिसाब ब्यूरोक्रेसी से का इस्तेमाल करो, उन्हीं लोगों को मीडिया बैठाओ जो मीडिया का इस्तेमाल करो, उद्योगपतियों का इस्तेमाल करो, हाँ, और षड्यंत्र कुछ भी अपनाओ, क्योंकि लक्ष्य यह है कि चुनाव जीतना। बाबाओं का भी इस्तेमाल करो। जितने इनके जो लोग हैं वो भी नहीं छोड़ते ना ये। जी हाँ। खैर इनका अपना काम है, तानाशाही ठीक है कुछ दिन और चलेगी, लेकिन ये हमेशा चलने वाला नहीं है। और हम जैसे नौजवानों को जो है खड़े रहना पड़ेगा। इनके डराने धमकाने से डरना नहीं होगा, इनके लालच देने पे हम लोगों को लालची नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि हम लोगों की जिम्मेवारी है इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने के लिए। ये कुछ भी करेंगे, हमारे नेता लालू जी ना झुके, ना ये पार्टी कभी बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, ना तेजस्वी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, जीतता वही है जो लड़ता है। ठीक है, समय हमारे साथ है, जनता अन्याय देख रही है, समय आएगा ये सब इनकी जो भावना है देश के संविधान को मिटाने की, एक तरफा राज करने की, इनका सपना ज़रूर टूटेगा। इसी बात से हम आपसे बड़ा शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे शो पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।